नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्ता की भरपूर दबंगई के बाद ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में हिंसा, गुंडागर्दी, छिनैती से लेकर मारपीट के नजारे दिखाई दिए। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए गुरुवार को हुए नामांकन में जमकर बवाल हुआ और गोलियां तक चली। सीतापुर में पुलिस की मौजूदगी में गोलियां और हथगोले चले। इन सबके बीच जिला पंचायत अध्यक्ष की ही तर्ज पर निर्विरोध चुने जाने का भी खेल जमकर चला और ज्यादातर जगहों पर सत्ताधारी बीजेपी के प्रत्याशी इसमें कामयाब रहे। सिद्धार्थनगर जिले में अपनी पत्नी का नामांकन दाखिल कराने गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ जमकर हाथापाई हुई और उनके हाथ से पर्चा लेकर फाड़ दिया गया। माता प्रसाद ने बीजेपी प्रत्याशी के पति राम कृपाल चौधरी व उनके समर्थकों पर आरोप लगाया है। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में भी ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में जमकर बवाल हुआ। यहां बीएसपी के पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के हाथ से नामांकन का पर्चा छीनकर फाड़ दिया गया। लालजी वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी तेजस्वी जायसवाल पर आरोप लगाया और प्रदर्शन की चेतावनी दी। तनाव बढ़ते देखकर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई। इसके अलावा भदोई के औराई ब्लॉक में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया। आगरा जिले में तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी ने ज्यादातर सीटें जीत ली हैं। आगरा में 15 ब्लॉक में से 12 ब्लॉक अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और ये सभी बीजेपी के ही हैं। अब यहाँ केवल 3 ब्लॉक पर चुनाव होंगे जहां एसपी से मुकाबला है। कन्नौज में ब्लॉक प्रमुख पद पर पर्चा दाखिल करने को लेकर बीजेपी नेताओं ने एबीपी न्यूज के पत्रकार को बुरी तरह पीट दिया। पत्रकार नित्य मिश्रा नामांकन की कवरेज कर रहे थे और जब लोगों को पर्चा दाखिल करने से रोका जा रहा था तो वह इसका वीडियो बना रहे थे। एसपी का आरोप है कि यहां किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया जा रहा था और इसी की कवरेज के दौरान मारपीट की घटना हुई है। आरोप है कि नामांकन कक्ष के अंदर एसपी उम्मीदवार के प्रस्तावक के साथ मारपीट की गई। घायल बीडीसी सदस्य अनिल यादव ने बीजेपी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके प्रत्याशी का पर्चा छीनने का प्रयास किया गया। कैबिनेट विस्तार के बाद हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कोरोना आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इस कोरोना पैकेज के तहत आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा स्थितियों से निपटने के लिए 23,123 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाएगा। इस पैकेज का नाम होगा कोरोना रिस्पॉन्स पैकेज। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस पैकेज का इस्तेमाल कोरोना से जुड़ी आपात सेवाओं में होगा और इसका इस्तेमाल केंद्र व राज्य सरकारें कर सकेंगी। ये कोरोना पैकेज पहले कोरोना के आर्थिक पैकेज से बिल्कुल अलग होगा। फ्रांस की अदालत द्वारा ब्रिटेन की कैन एनर्जी पीएलसी को भारत सरकार से हर्जाना वसूलने के लिए करीब 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश की खबरों का भारत सरकार ने खंडन किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि फ्रांस की अदालत से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है और ना ही कोई नोटिस मिला है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश मिलता है तो वो इसको लेकर उचित कानूनी कदम उठाएंगे। बता दें, रिपोर्ट्स आई हैं कि फ्रांसीसी अदालत ने कैन एनर्जी को विदेशों में स्थित भारत की 20 संपत्तियों पर कब्जा करने की इजाजत दे दी है। दरअसल इसके पहले आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल यानी मध्यस्थता पंचायत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह कैन एनर्जी को 1.7 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए। हालांकि भारत सरकार ने इस आदेश को खारिज कर दिया था। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में हालांकि उत्तर प्रदेश को काफी अहमियत दी गई है और 7 मंत्री भी बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके नाराजगी की बात सामने आई है। सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पूछा है कि अगर अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है तो उनके बेटे और सांसद प्रवीण निषाद को क्यों नहीं। संजय निषाद ने कहा कि 2018 के चुनाव में प्रवीण निषाद ने योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट से जीत हासिल की थी और बाद में संत कबीर नगर सीट पर भी जीते थे, जिसे जीतना मुश्किल लग रहा था। तो ऐसे में प्रवीण निषाद की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उन्हें कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इस तरह के राजनीतिक मतभेद दिखाई देते हैं। अदालत ने कहा कि वो इस मुद्दे पर अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उनका काम है। कोर्ट ने कहा कि फेसबुक ऐसा सरल नजरिया नहीं रख सकता है कि ये केवल तीसरे पक्ष की सामग्री पोस्ट करने वाला ही एक मंच है और उसकी कंटेंट बनाने, नियंत्रित करने या संशोधित करने में कोई भूमिका नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया में इतनी क्षमता है कि वो लोगों को प्रभावित कर सके और वहां की बहस और पोस्ट से समाज के लोगों का ध्रुवीकरण हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए उसकी सत्यता को परखना संभव नहीं होता। कोर्ट ने टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई करते हुए दी जिसमें फेसबुक अधिकारी ने अपने खिलाफ दिल्ली विधानसभा की एक समिति की ओर से दिल्ली दंगों के बारे में जारी किए गए समन को अदालत में चुनौती दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने फेसबुक प्रमुख को जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार को फटकार तो लगाई ही है, एक बेहद अहम टिप्पणी भी की है जिसके दूरगामी असर हो सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संविधान का शासन चलता है, शास्त्रों का नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि संविधान से ही दिशा निर्देश मिलते हैं और हमें इसी ओर मुखातिब होना चाहिए। चारधाम यात्रा पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े पूजा पाठ के अनुष्ठान की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती क्योंकि शास्त्रों में इसका प्रावधान नहीं है। इस पर जस्टिस चौहान ने बाबुलकर से कहा कि वे शास्त्र की वह पंक्ति दिखाएं जिसमें कहा गया है कि अनुष्ठान की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती है। अदालत ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाते हुए उसके अनुष्ठान की लाइव स्ट्रीमिंग करने को कहा था। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसान अब मिशन यूपी उत्तराखंड के लिए जुटने जा रहे हैं। इस मिशन के तहत किसान इन दोनों राज्यों में बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। बता दें कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी किसानों ने इन चुनावी राज्यों का दौरा किया था और बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी। बता दें 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में आंदोलन किया जाएगा और ये मिशन यूपी उत्तराखंड का ही हिस्सा है। राजस्थान कांग्रेस में बीते साल अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच मचे घमासान के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 2 कथित ऑडियो टेप सामने आए थे। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में शेखावत से पूछताछ भी की थी। अब जयपुर के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया है कि शेखावत और संजय जैन की आवाज़ का सैंपल लिया जाए। अदालत ने यह निर्देश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया है। बता दें कांग्रेस ने तब आरोप लगाया था कि कथित ऑडियो टेप में गजेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन के बीच बातचीत हो रही है और बातचीत के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर और विधायकों की खरीद फरोख्त कर गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। रविशंकर प्रसाद की जगह नए सूचना प्रसारण मंत्री बने अश्विनी वैष्णव ने अपना पद संभालते ही ट्विटर को लेकर सख्त रवैया दिखाया है। वैष्णव ने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को नियम मानने ही होंगे। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वो नए आईटी नियमों के अनुसार रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति अगले 8 हफ्तों में कर पाएगा। ट्विटर ने नए आईटी नियमों पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि वो भारत में एक संपर्क ऑफिस स्थापित करने की प्रक्रिया में है। कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा आने पर पहले जहां 6 राज्यों में केंद्र से विशेषज्ञों की टीमें भेजी गई थीं, वहीं अब केंद्र ने 8 राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना को नियंत्रित करने को कहा है। उस पत्र में उन राज्यों के कई जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होने पर चिंता जताई गई है। इसके अलावा केंद्र ने 4 अन्य राज्यों महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में हर रोज संक्रमण बढ़ने पर कोरोना को नियंत्रित करने को कहा गया है। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंकाओं के बीच संक्रमण में ऐसी बढ़ोतरी चिंता का बड़ा कारण बनने जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।